तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी पशुधन प्रसाद अधिकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं अगर आपको पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी करनी है। पार्ट ए सभी के लिए कंपलसरी है, सिलेबस यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। पार्ट बी और सी में से आपको कोई एक ऑप्ट करना पड़ता है। तो पार्ट ए में हम बात करें तो हमने जो है आपके लास्ट राइबोसोम तक हमने कवर अप कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपके न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। साथ ही अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वहाँ पे आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराई जाती है, तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहले अगर हम न्यूक्लियस के बारे में देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल इसी के ही पास रहता है। तो इसे बोलते हैं हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, यानी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, न्यूक्लियस के द्वारा ही किया जाता है। ये कंटेन करता है आपके डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इसकी डिस्कवरी अगर हम देखें तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी सबसे पहले 1831 में। जो ऑर्चिड्स की रूट सेल होती है वहाँ पर इसको देखा गया था। और ये सारी की सारी क्या रहती है, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है, एक्सेप्ट जो आपके मैच्योर मैमेलियन आरबीसी है वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं रहता है। अब इसके स्ट्रक्चर देखें तो कौन कौन से इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो इसमें न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है, न्यूक्लियर पोर्स रहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है, क्रोमेटिन रहता है और न्यूक्लियोलस रहता है। तो ये सारे इसके क्या हैं, कंपोनेंट है। अब न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, इसमें ये डबल मेम्ब्रेन रहती है, आउटर मेम्ब्रेन भी रहता है, इनर मेम्ब्रेन भी रहता है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है किसके साथ कनेक्टेड रहता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और जो इनर मेम्ब्रेन लिंक्ड रहती है आपके न्यूक्लियर लैमिना के साथ, ठीक है। और इन दोनों के बीच में, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40 नैनोमीटर का ये स्पेस होता है। और फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप का, प्रोटेक्ट करना जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है भाई, डीएनए प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे इसका आप डायग्राम देख सकते हो, ये क्या है, एनवेलप है बाहर से, जिसमें कि आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी। आउटर मेम्ब्रेन लिंक्ड रहेगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इनर मेम्ब्रेन लिंक्ड रहेगी न्यूक्लियर लैमिना के साथ। ओके, बीच में जो स्पेस दिख रहा है आपके पोर्ट्स हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्ट्स। ओके, बीच में जो क्रोमेटिन दिख रहा है और बड़ा सा राउंड शेप में ये क्या है, आपके न्यूक्लियोलस है। ओके, और आपके सेमी फ्लूइड भी प्रेजेंट रहता है बीच में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये ओवरऑल क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी बनाया गया है। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप है जो जिसमें क्या आपके डबल मेम्ब्रेन रहता है, बीच में पोर्ट्स लाइक है न्यूक्लियर पोर्ट्स, बड़ा सा राउंड शेप क्या है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन है यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म है यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या है आपके न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर एनवेलप तो हमने देख दिया है, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं आपके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब जो नेक्स्ट आता है वो है आपके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी इसको हम बोलते हैं। तो दोनों में आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन मिलके क्या बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो प्रोटीन लिंक्ड चैनल्स रहते हैं जो कि आपके न्यूक्लियर एनवेलप में प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन लिंक्ड ये चैनल्स होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इनका अगर हम डायामीटर देखें तो 120 नैनोमीटर होता है। और एक न्यूक्लियस में अराउंड आपके 2000 से लेकर के 4000 तक पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, पर न्यूक्लियस में काम क्या होता है न्यूक्लियर पोर्स कॉम्प्लेक्स का, सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स का, आपके न्यूक्लियस से अगर साइटोप्लाज्म में भेजना हो या फिर वाइस वर्सा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में, तो इसका काम क्या होता है, सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल्स को। अब जैसे अगर आपको न्यूक्लियस के अंदर भेजना है साइटोप्लाज्म से, तो इसमें आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आ जाते हैं, एटीपी आ जाता है, सिग्नल्स आ जाते हैं, हिस्टोन्स आ जाते हैं, और इम्पॉर्टेंट जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके अंदर जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। और अगर आपको न्यूक्लियस से बाहर भेजना है साइटोप्लाज्म में, तो उसमें एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस से बाहर भेजे जाते किसके थ्रू, तो न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो बेसिकली न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का काम ही होता है सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना मटेरियल्स को। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये क्या है आपके सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर रहता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे और आयंस होंगे। जैसे आपके साइटोप्लाज्म हो गया जो कि सेल के अंदर रहता है, वैसे ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है,
अब न्यूक्लियर लैमिना भी इसमें रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर लैमिना जो आपके जो इनर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनोड में इनर मेम्ब्रेन जो होती है वहाँ पे ये लिंक रहता है। बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन का मैश वर्क रहता है इनर मेम्ब्रेन में। किसका बना होता है न्यूक्लियर लैमिना, लैमिन प्रोटीन्स का। ये क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। काम क्या होता है, न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करवाना, ठीक है, क्रोमेटिन को ऑर्गेनाइज रखना है। किसी भी तरीके का अगर म्यूटेशन हो गया लैमिन प्रोटीन में तो इससे देखा जाता है कि रैपिड एजिंग हो रही है, ठीक है। तो लैमिन प्रोटीन भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और न्यूक्लियर लैमिना बनाते हैं जो आपके इनर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, आपके मेन चीज़ जो है आपके क्रोमेटिन। तो जब डीएनए आपके हिस्टोन प्रोटीन के साथ लिंक रहता है, ऐसे क्रोमेटिन बोलते हैं। ये आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और जैसे डीएनए जो आपका रहता है ना, तो ये अगर हम इसको लंबा करें तो इतना लंबा रहता है, न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा, इसके अंदर कैसे फिट होगा। तो इसके लिए क्या रहता है, आपके न्यूक्लियोसोम मॉडल्स दिए गए हैं। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाता है, न्यूक्लियोसोम। तो जो लंबा सा, इतना लंबा अगर डीएनए उसको फिट करना है किसके अंदर, छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, तो किसका काम, कौन मदद करता है इसमें, न्यूक्लियोसोम ही मदद करता है, ठीक है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। एक न्यूक्लियोसोम में बेसिकली आपके, एक न्यूक्लियोसोम बोला जाता है जब आपके 147 बेस पेयर्स डीएनए के रैप करते हैं हिस्टोन ऑक्टामर में। हिस्टोन में क्या रहता है, हिस्टोन ऑक्टामर्स रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन बेसिकली, ठीक है। कैसे ये रहता है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स रहते हैं ना उसमें बेसिकली पॉजिटिव चार्ज रहता है। इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे रहता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड ज़्यादा रहता है, जैसे कि आपके अर्जिनिन हो गया, लाइसिन हो गया। और डीएनए में कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंटरेक्शन होता है इसके थ्रू ही क्या रहता है, डीएनए चिपक जाता है किससे, हिस्टोन प्रोटीन से। तो इस तरीके से क्या बनाते हैं, वो न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। ओके, तो ये आपके क्रोमेटिन के बारे में हो गया। तो क्रोमेटिन के दो टाइप होते हैं, एक होता है यू क्रोमेटिन और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अब यू क्रोमेटिन में क्या होता है, लूजली पैक्ड जहाँ पर रहते हैं क्रोमेटिन्स, यानी लूजली पैक यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है वो एक्टिव होती है, होती रहती है, ठीक है। और जो दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन, यहाँ पे डेंसली, बहुत टाइटली पैक्ड रहता है, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है मोस्टली, ठीक है, इनएक्टिव रहता है ये। तो क्रोमेटिन के दो टाइप हो गए, यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड रहता है और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस ऑनगोइंग रहती है, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड और यहाँ पे इनएक्टिवली रहता है ट्रांसक्रिप्शनली। ओके, ये न्यूक्लियोसोम का यहाँ पे डायग्राम भी दिख रहा है। राउंड 147 बेस पेयर डीएनए क्या करते हैं, रैप अप करते हैं। ये बीच वाला पोर्शन क्या है, कोर है हिस्टोन का, और हिस्टोन में क्या रहता है, ये आपके ऑक्टामर्स रहते हैं, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम। इतना डेप्थ में जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है आपको, बस सरफेस लेवल पे आप इसको देखिए, ठीक है। अब क्रोमोसोम की फॉर्मेशन कब होती है, जब आपका सेल का डिवीजन हो रहा होता है, तब आपके जो क्रोमेटिन रहते हैं बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाते हैं और फिर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। इनमें क्या रहता है, ये जीन को कैरी करते हैं जो बेसिकली इनहेरिटेंस में इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेंस इन्हीं से ही होता है। ओके, अब फंक्शंस क्या होता है आपका न्यूक्लियस का, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रहता है, स्टोर रहता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या रहती है, स्टोर रहती है। जितने भी आपके सेलुलर एक्टिविटीज़ है इसका कंट्रोल सेंटर यही है न्यूक्लियस। रेगुलेट करते हैं जीन के एक्सप्रेशन को, डीएनए का रेप्लिकेशन भी यहीं पे होता है, ट्रांसक्रिप्शन भी यहीं पे होता है। ट्रांसलेशन होता है कि नहीं होता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और ये कंट्रोल करता है सेल के ग्रोथ को और डिवीजन को। तो बेसिकली न्यूक्लियस के काम ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज न्यूक्लियोलस। ओके, तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी बड़ा सा राउंड शेप मैंने बताया था वो डेंस स्फेरिकल बॉडी क्या है आपके, न्यूक्लियोलस है। यहाँ पे कंफ्यूजन मत करना, क्योंकि न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। एक न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा भी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, फेलिस फोंटाना ने की थी, और जो नेम दिया था न्यूक्लियोलस ये गैब्रियल वैलेंटाइन ने दिया था 1839 में। फंक्शन क्या है आपके न्यूक्लियोलस का, तो राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस, यानी आरआरएनए की सिंथेसिस की मेन साइट क्या है, न्यूक्लियोलस है। इसके स्ट्रक्चर देखें तो 3 रीजन होते हैं, एफसी रीजन, डीएफसी रीजन और जीसी रीजन। तो एफसी रीजन इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ से नहीं पूछा जाता है इतना डेप्थ में। बट जो एफसी रीजन होता है बेसिकली यहाँ पे जो राइबोसोमल की डीएनए यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। डीएफसी रीजन में राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन ऑनगोइंग होता है, एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन होता है। और जो जीसी रीजन होता है यहाँ पे राइबोसोम की जो सब यूनिट्स होती है उनकी असेंबली होती है और वो मैच्योर होता है यहाँ पे जीसी रीजन में, ठीक है।
तो ये आपके इसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। फिर तो न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन अगर हम देखें तो क्रोमोसोम में कुछ स्पेसिफिक रीजंस ऐसे होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियोलस को बनाने में, न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन करने में। अब इन रीजंस को हम क्या बोलते हैं, NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। और यहीं पर आपके एक्टिवली न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है। अब जैसे ह्यूमन के केस में देखिए तो क्रोमोसोम नंबर आपके 13, 14, 15, 21 और 22 इन वाली लोकेशन में क्या होता है, जो उसकी शॉर्ट आर्म होती है। अब क्रोमोसोम में भी आपका एक लॉन्ग आर्म होता है, एक शॉर्ट आर्म होता है। शॉर्ट आर्म को P आर्म बोलते हैं, लॉन्ग आर्म को Q आर्म बोलते हैं। तो शॉर्ट आर्म में क्या पाए जाते हैं, ये NORs पाए जाते हैं और यहीं पे आपकी एक्टिवली न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन होती है। और न्यूक्लियोलस का बेसिकली काम क्या है, RNA की सिंथेसिस करना। इतना ही आपको इसमें जानना है। और जब आपका सेल का डिवीजन हो रहा होता है तो ये न्यूक्लियोलस बेसिकली पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस की जो मेन फंक्शन क्या है आपकी, RNA की सिंथेसिस करना। तो फंक्शन में ये देखिए राइबोसोम की बायोजेनेसिस होती है, यानी राइबोसोम बनता है यहाँ पे, उसकी सब यूनिट्स बनती है, उसकी असेंबली की जाती है, RNA की सिंथेसिस होती है, प्रोसेसिंग होती है RNA की, और जो भी आपके राइबोसोम के सब यूनिट्स बने हैं उनको फिर आपके ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो आपके न्यूक्लियोलस भी हो गया। अब आपके न्यूक्लियस वर्सेस न्यूक्लियोलस देखें तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, जबकि न्यूक्लियोलस की जो डिस्कवरी की थी फोंटाना ने की थी और नेम गिवन दिया था वैलेंटाइन के द्वारा। मेम्ब्रेन, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, जो न्यूक्लियस रहता है उसमें तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, लेकिन न्यूक्लियोलस में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रहती है, और जो न्यूक्लियोलस रहता है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। लोकेशन न्यूक्लियस की क्या होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, यानी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियोलस कहाँ होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। ओके, मेन कंटेंट क्या रहता है न्यूक्लियस के अंदर, DNA रहता है, और न्यूक्लियोलस के अंदर क्या रहता है, RDNA, राइबोसोमल की DNA भी होगी और RNA भी होगी। ओके, फंक्शन न्यूक्लियस का क्या है, जेनेटिक कंट्रोल करना है, न्यूक्लियोलस का क्या है, राइबोसोम का प्रोडक्शन करना है। सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस का एनवलप, जो बाहर की कवरिंग है, वो डिसॉल्व हो जाती है, जबकि न्यूक्लियोलस पूरा का पूरा ही डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। शेप राउंड और ओवेल होता है किसका, न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियोलस डेंसली राउंड शेप इसका होता है। तो हमारा ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस जो टॉपिक है ये भी आपके फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर, साइज एंड शेप को पढ़ेंगे, और सेल डिवीजन को भी जल्दी ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, लाइक भी कर सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और अगर आपको MCQ प्रैक्टिस भी करनी है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी। ओके, सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।